नमस्ते, मेरा नाम अनिल शारदा है और आप नवभारत समाचार देख रहे हैं। आज इस स्टूडियो में बात वैक्सीन को लेकर के होने वाली है। वैक्सीन की बात क्यों होने वाली है, तो आज पुणे से 56 लाख जो सिरिंज हैं उनको अलग अलग जगहों पर भेजा गया है और आज हम लोग हैदराबाद में हैं, तो हैदराबाद में भी एक खेप सुबह सुबह आ चुकी है और इन्हीं सारी चीज़ों पे चर्चा होगी। लेकिन चर्चा का मुख्य कारण जो होगा, मुख्य उद्देश्य जो होगा, वो ये रहेगा कि 1 फरवरी से तेलंगाना गवर्नमेंट में यानी कि केसीआर सरकार ने ये फैसला लिया है कि 1 फरवरी से 9वीं से लेकर 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं और कॉलेजेस को खोला जाएगा और वहाँ पे बच्चों का आना जाना शुरू होगा। तो अभी जो वैक्सीन आई है, वैक्सीन लगनी शुरू होंगी, 16 तारीख से उसका कार्यकाल शुरू होने वाला है, इंजेक्शन लगने वाले हैं। ऐसी स्थिति में आगे का क्या कुछ रोड मैप हो सकता है बच्चों को सुरक्षा के लिए इन कॉलेजेस में, स्कूलों में, इस पे बात करने के लिए निजाम कॉलेज के प्रोफेसर हिंदी विभाग के अविनाश जायसवाल जी हमारे साथ हैं। और एक और परिचय है कि ये वाइस प्रिंसिपल है निजाम कॉलेज के और 134 साल के इतिहास में ये पहली बार है कि कोई हिंदी विभाग के ऐसे प्रोफेसर हैं जिनको उस कॉलेज का प्रिंसिपल भी बनाया गया है, वाइस प्रिंसिपल। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। पहला सवाल मेरा सिर्फ आपसे यही रहेगा कि आज तो वैक्सीन आ गई है और केसीआर सरकार ने ये कह दिया है कि 1 फरवरी से स्कूलों को खोल भी दिया जाएगा। किन परिस्थितियों में ये आगे का रोड मैप तैयार होगा और कैसे कैसे ये सारी चीज़ें चलेंगी? मेरा विचार ये है कि ये एक बहुत ही साहसिक और सूझबूझ वाला निर्णय रहा है केसीआर सरकार का, और मुख्य रूप से एक साहसी निर्णय केसीआर जी ने लिया है। इसका कारण ये है कि इस समय शिक्षा क्षेत्र को छोड़कर लगभग हर क्षेत्र में ही छूट दे दी गई है। ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहाँ पे जैसे आप पिक्चर्स के बारे में है या गार्डन्स है, जिम्स है, सब लगभग सबके सब खुल चुके हैं। होटल्स खुल गए, रेस्टोरेंट्स खुल गए, हर चीज़ खुली है। तो ये प्रश्न समाज के कई वर्गों से उठने लगा था कि भाई सभी चीज़ें खोली जा रही है तो स्कूल कॉलेज क्यों ना खोले जाए। सही बात तो है। इसीलिए केसीआर सरकार ने बहुत सोच समझ के ये निर्णय लिया है। और स्कूल तो बीते साल करीब 15-16 मार्च से बंद ही है लगातार, तो वो 1 साल होने को जा रहा है। 14 मार्च के दिन केसीआर जी ने इसका निर्णय लिया था और घोषित किया था कि 15 तारीख से जिम है, स्कूल है। सबसे पहले मैं समझता हूँ कि देश में शायद ही किसी ने केसीआर के समान साहसिक निर्णय लिया है। हालांकि 22 तारीख से देश में लॉकडाउन की प्रक्रिया का थोड़ा थोड़ा आरंभ हुआ है। 22 को जनता कर्फ्यू लगा था और 24 तारीख से पूर्ण भारत बंद। मगर केसीआर जी ने 15 तारीख से ही, क्योंकि मैं हॉस्टल भी है, हमारे 5 हॉस्टल है, हमने 15 तारीख की शाम से 16 तारीख की सुबह तक सारे हॉस्टल खाली कराए। अच्छा, निज़ाम कॉलेज की अगर हम बात करते हैं उस दौरान, अगर कोविड के दौरान जो 1 तारीख से शुरुआत होने वाली है, क्या हॉस्टल्स में भी छात्र आएंगे? हॉस्टल तो सरकार के आदेश के अनुसार हमको खोलने पड़ेंगे, मगर स्थितियां ये है कि कितने लोग बच्चों को उसमें दिया जा सकता है ये हमको देखना पड़ेगा। क्योंकि साधारण स्थितियों में जैसे हम लोग अगर 400-500 बच्चों को देते थे, तो ये कोविड की जो परिस्थितियां हैं, जो एसओपी गाइडलाइंस है या जो इसके निर्णय लिए गए हैं, इसके आधार पर हम मात्र आधे बच्चों को ही उसमें हम लोग दे सकेंगे। तो इसके ऊपर हम लोगों ने विस्तृत रूप से चर्चा, क्योंकि बहुत बड़ा त्यौहार है मकर संक्रांति का। इसके बाद सरकार की ओर से, सरकार से बात करके, यूनिवर्सिटी अथॉरिटी से बात करने के बाद इसमें निर्णय लिया जाएगा कि किस वर्ष के बच्चों को और कितने बच्चों को, कितनी दूरी से आए हुए बच्चों को इसमें दिया जाए। आप खुद भी वाइस प्रिंसिपल हैं निज़ाम कॉलेज के। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि जो सरकार के दिशा निर्देश जारी हुए हैं कि 1 फरवरी से स्कूल कॉलेजेस को खोलना है, तो आप लोगों को भी गाइडलाइन जारी हुआ होगा कि आपको अपने यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, स्कूल्स में ये गाइडलाइंस फॉलो करनी है। तो वो क्या क्या गाइडलाइंस है जिन्हें प्रायोरिटी लेवल पे आपको कहा गया है करने के सबसे पहली चीज़ तो हम लोग मात्र स्कूल शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। स्कूल्स का यहाँ पर मतलब होगा 9वीं क्लास से आगे के बच्चों के लिए, यानी 8वीं क्लास तक के बच्चों को किसी प्रकार के स्कूल को जाने की आवश्यकता नहीं है उनके लिए अभी उसमें भी स्कूल में जैसे आपको सैनिटाइज करना पड़ेगा रोज, स्कूल खत्म होने के बाद या कॉलेज खत्म होने के बाद सैनिटाइज करना पड़ेगा आपको, सैनिटाइजर्स प्रोवाइड करना पड़ेगा। ये सब बातें उनका हमको ध्यान रखना पड़ेगा। अब जहाँ तक सामाजिक दूरी या शारीरिक दूरी का प्रश्न है, उसके पूरे दिशा निर्देश पहले से ही है। इसमें सिर्फ एक ही वर्ड का यूज़ किया जाता है कि एसओपी, स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन प्रोसीजर जो रहेगा उसके आधार पर हम लोग करेंगे। विस्तृत रूप से उसकी जानकारी हमको 1-2 दिन में हम लोग इसके बारे में पूरा निर्णय लेंगे। अभी मैं कल ही हैदराबाद आया
और हैदराबाद में दिल्ली के मुकाबले अगर मैं बात करूं तो हैदराबाद में उस तरीके से लोग जागरूक नहीं हैं कोरोना को लेकर के, क्योंकि बाहर कोई लगभग लोग मास्क का प्रयोग नहीं कर रहा है। लोग कर रहे हैं लेकिन उस लेवल से नहीं कर रहे हैं। ऐसे में क्या लगता है कि स्कूलों में बच्चे प्रॉपर तरीके से मास्क लगाएंगे या फिर उसके लिए जो गाइडलाइन स्कूल के भी निरीक्षण पात्र होने चाहिए, क्या परिस्थितियाँ रहेंगी वैसे? ये परिस्थितियाँ तो बहुत विकट और विषम परिस्थितियाँ रहेगी, क्योंकि ये हमारे लिए भी क्योंकि उन बच्चों के परिवार के माता पिता भी होंगे। हाँ, माता पिता होंगे। हो सकता है कि इसमें कई माता पिता ये बोलेंगे कि भाई जब तक कोरोना पूरी तरह से ख़त्म नहीं होता जब तक हम अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे। और उन माता पिताओं को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह जितने वो उनके बच्चे हैं उतने ही हमारे भी बच्चे हैं। तो हर तरह से उनका पूरी तरह से दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा, सैनिटाइज किया जाएगा, मास्क लगाने के लिए बाध्य किया जाएगा। जिसको मास्क नहीं लगा के आएगा जो भी, और उसको हम लोग प्रवेश नहीं देंगे। 8 से 10 महीने बाद स्कूल्स जब खुलेंगे तो सबको आदत हो गई है इस समय वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन क्लासेस की। कितना बदल जाएगा शिक्षक के लिए और बच्चों के लिए वो माहौल उस दौरान? देखिए, कुछ विषय ऐसे हैं जिनमें प्रयोगशालाओं का होना ज़रूरी है, प्रैक्टिकल्स। जैसे जो विज्ञान के विषय है, विज्ञान से संबंधित सब्जेक्ट्स है, जो ऑनलाइन क्लासेस में संभव नहीं जो था। ऑनलाइन में आपको प्रयोग संभव नहीं है। तो इसके लिए मैं जैसे ये निर्देशों के साथ ये भी चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा प्रयोगशालाओं पर ही ध्यान दिया जाए, क्योंकि जब तक प्रयोगशालाएं का में काम नहीं होगा, जब तक प्रैक्टिकल नहीं होंगे, जब तक कोई एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं किया जाता। हम ऐसे तो नहीं कर सकते कि आर्ट्स के बच्चों को एग्ज़ाम ले लेंगे, कॉमर्स को ले लेंगे और साइंस को बाद में लेंगे। ये तो संभव नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें मेरे विचार है कि वह इसमें प्रयोगशालाओं से आधारित जो भी सब्जेक्ट्स है उन सब्जेक्ट्स पर ज़्यादा जोर दिया जाए, उन्हीं पर जो है सो ज़्यादा काम किया जाए। क्योंकि एक बार अगर प्रैक्टिकल हो जाते हैं तो उसके बाद परीक्षाएं लेने की संभावनाएं बहुत जल्दी बनती हैं। यूजीसी गाइडलाइंस के आधार पर देखा जाए तो 90 दिन 180 दिन 2 सेमिस्टर्स में, तो 90 दिन तो हो चुके हैं जो सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर के लोग हैं। जैसे थर्ड सेमिस्टर और फिफ्थ सेमिस्टर है, और जो फर्स्ट सेमिस्टर है उसकी क्लासेस अभी 7 दिसंबर से ऑनलाइन शुरू हुई है। तो उनके लिए विकट परिस्थितियाँ, और उनकी उम्र भी ज़्यादा नहीं रहती, वो 17-18 के बीच में रहते हैं। तो मेरा यह बोलना यानी माता पिता से, अभिभावकों से ये मेरा निवेदन है कि हम तो उनके संतान को जो है सो अपनी संतान के जैसे देखेंगे, मगर उनका भी कुछ कर्तव्य बनता है। अगर माता पिता कठोर होंगे, वो अपने कठोर निर्णय लेंगे और अपनी संतान को बिल्कुल दिशा निर्देशों के आधार पर कॉलेज को भेजेंगे, तो मैं समझता हूँ कि इस कोरोना नाम की बीमारी पर हम लोग इस क्षेत्र में तो विजय पा लेंगे। एक आखिरी सवाल मेरा इसी सारी चीज़ों को लेकर के है कि इन 8 से 10 महीनों में जब तक वैक्सीन का कोई नामो निशान नहीं था, अब वैक्सीन आ गई है, कितनी कारगर होगी इस बात की अभी पुष्टि हम और आप नहीं कर सकते हैं। ये तो खुद साइंटिस्ट तक भी नहीं कर रहे हैं। ऐसे दौर में तेलंगाना में और ख़ासकर हैदराबाद में जो टीआरएस की सरकार रही, वो कितना कारगर साबित हुई लोगों के लिए, आम जनता के लिए, और कोविड में कितना संरक्षण दिया इसने? देखिए, देश में जहाँ तक मेरा अनुभव रहा है, सबसे पहले जो लॉकडाउन या इसको बचाने के लिए, जनता को बचाने के लिए इससे करने निर्णय केसीआर सरकार ने लिया है। ठीक है। 14 तारीख की शाम में केसीआर जी ने निर्णय किया और 15 तारीख से लगभग सभी स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्टल्स, जिम, शादी वगैरह ये सब के सब बंद किए गए। जबकि देश में ऐसा उदाहरण आपको कहीं नहीं मिलेगा। है कोई देश और कोई प्रदेश ऐसा है जहाँ पर 14-15 तारीख से किया गया? हमको भी वार फुटिंग पे बिल्कुल लगने शुरू हो गए थे, बोलना शुरू किए थे, मगर हमारे पास तो लॉकडाउन के बराबर की स्थिति हो गई थी। मैं समझता हूँ सिर्फ कुछ दुकानों को छोड़कर लगभग हर चीज़ बंद हो चुकी थी, लगभग हर चीज़। बसेस बंद हो चुकी थी और सिनेमा हॉल बंद हो चुके थे, जिम बंद हो चुके, स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल, हर चीज़ को बंद किया गया। तो जहाँ तक तेलंगाना सरकार के द्वारा इस बीमारी से लड़ने के लिए जो कारगर उपाय किए गए, मेरे आधार पर वो बहुत ही कारगर सिद्ध हुए हैं। क्योंकि इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सरकार ने बहुत ज़्यादा टेस्ट कराए। ये अलग बात है कि राजनीति के कारण हो सकता है कि कुछ लोग बोले कि सरकार इसमें ज़्यादा टेस्ट नहीं करवा रही है। मैं समझता हूँ देश में कई जगह पे ऐसे हैं जहाँ पर इतने टेस्ट इस जनसंख्या के आधार पर नहीं किए गए। और शुरू में लोग घरों में बंद थे, उस समय तो था नहीं। और कई जगह पर ऐसा हुआ कि किसी व्यक्ति के साथ रहने के कारण कोई उससे संक्रमित हुआ है। तो हमारे पास बहुत ही, पुलिस ने भी बहुत, सिर्फ हैदराबाद शहर मात्र में ही 1 लाख के ऊपर वाहनों को पकड़ा गया, उनको रोका गया, उनके ऊपर केसेस बुक किए गए। तो सरकार ने हर संभव प्रयास किया है
इसीलिए सबसे कम रेट मोर्टेलिटी रेट आपको तेलंगाना में दिखाई देगा। तेलंगाना में दिखेगा। तो और सबसे प्रोफेसर, बड़ा विषय मैं इसमें ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो मंत्री महोदय है KTR जी, वो भी मेरे स्टूडेंट रहे निजाम कॉलेज के ही। अच्छा, मुख्यमंत्री KCR, और बहुत ही डायनामिक है, यानी उनके हाव भाव से, उनकी कार्यकर शैली से ही आपको लगता है कि मालूम हो जाएगा कि वो बहुत ही जो है सो है। तो उन्होंने इसमें बहुत अच्छा काम किया है। जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ी है वहाँ पर उन्होंने स्वयं जाकर लॉकडाउन किस प्रकार से हो रहा है, खाने पीने की व्यवस्था, एक पूरा निरीक्षण किया, पूरा निरीक्षण, यानी कोरोना में भी उन्होंने जो है सो कभी भी कोरोना से डरने की बात नहीं सोची। और वो नेताओं, पब्लिक के, जनता के बीच में गए, कई क्षेत्रों में गए जहाँ पर ये पूछा गया कि भाई आपको सरकार की तरफ से हो या स्वयंसेवी संस्थाओं की तरफ से हो, पूरी तरह से आपको खाने पीने का इंतजाम हो रहा है, नहीं हो रहा है। ये जाकर उन्होंने खुद आकस्मिक रूप से, ऐसा नहीं कि प्री प्लान जा रहे हो, क्योंकि लॉकडाउन में तो प्री प्लान का कुछ है ही नहीं, तो आकस्मिक तौर पे उन्होंने दौरा किया। और मैं इस चैनल के माध्यम से तेलंगाना सरकार को बहुत ही बधाई और शुभकामनाएं दूंगा कि उन्होंने कोरोना से लड़ने में बहुत ही अच्छी तरह से कारगर उपाय किए हैं। ये भी बहुत ही साहसिक निर्णय है, यानी कि इसके भी परिणाम क्या होंगे वो तो कुछ समय के बाद ही हमको पता, आने वाला वक्त बताएगा कि ये जो वैक्सीन है वो कितना कारगर साबित होती है। तो प्रोफेसर अविनाश जायसवाल जी हमारे साथ थे। एक बात इसमें ऐड करना चाहूँगा कि इस दौरान, कोरोना के दौरान आपने देखा कि 2 राज्यों में चुनाव हुए। इन चुनाव में क्या रहा? इन चुनाव में किसी भी तरीके से कोई भी सुरक्षा को रोका नहीं गया, वो चाहे चुनाव आयोग की ओर से हो या फिर कहीं से भी हो। बिहार के इलेक्शंस को देख लीजिए, अगर आप दिल्ली में जाते हैं तो दिल्ली में अगर आप मास्क नहीं लगाएंगे तो 2000 रुपये का चालान है। गाड़ी के अंदर भी अगर आप नहीं लगाते हैं तो भी चालान है। लेकिन वही अगर आप बिहार में जाते हैं, बिहार के इलेक्शंस को देखते हैं, वो चाहे भाजपा का हो, RJD का हो, JDU का हो या फिर भिन्न भिन्न अलग अलग किन्हीं भी पार्टियों का ही क्यों ना हो, लाखों और हज़ारों में भीड़ एक साथ इकट्ठी होती है, अपने नेताओं के भाषणों को सुनती है, लेकिन वहाँ पे किसी भी तरीके से कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग का, कहीं से भी कोरोना का डर दिखाई नहीं देता है। लेकिन आम जनता के लिए तमाम तरह के प्रतिबंध लगाए गए, तमाम चीज़ें हुई, लेकिन उनके प्रति जो सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए मुख्य रूप से, उसका पालन नहीं किया गया। ऐसे में देखना होगा कि जिस वैक्सीन को लेकर के अब ये दावा किया जा रहा है कि इसको लगाने के बाद एक एंटीबॉडी डेवलप होगी, वो कितनी डेवलप होती है और कितना कारगर होता है, आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। इस संबंध में आपसे एक और विचार अपनी ओर से इसमें जोड़ना चाहूँगा कि सरकार है, नियम बनाती है। हाँ, जैसे कहावत है कि किसी को आप जो है सो, किसी जानवर को आप या किसी को भी आप एक स्थिति तक वहाँ तक पहुँचा सकते हो, उसके बाद उसके ऊपर डिपेंड करता है सरकार कितना है। क्यों जनता का कोई कर्तव्य नहीं बनता है? जनता का सर, जब कठिनाई करते हैं तो भी सरकार को बदनाम किया जाता है। ज़्यादा अगर कठिन होगा तो भी सरकार बदनाम होगी। तो क्या इसमें जनता का कुछ खुद का कुछ जिम्मेदारी नहीं बनती इसमें? हाँ, लेकिन बिहार चुनावों में अगर आप देखें सर, तो ऐसे वक्त में जनता को कहीं ना कहीं फील होता है कि एक फ्रीडम है, तभी जाती है। ये राजनीतिक विषय हो जाएगा। हाँ, वो राजनीतिक विषयों की मैं ऐड करना इसलिए जरूरी समझा क्योंकि ये दौर दिखाना जरूरी है। एक तरफ जहां पूरे देश में कोरोना के वजह से लाखों लोगों की जानें चलेगी, वहां पे तुरंत इलेक्शंस होते हैं और इलेक्शंस में उसी कोरोना को ताक पे रख के इलेक्शंस भी करवाए जाते हैं, भाषणों में लोगों को जुटाया भी जाता है। और अब जब वैक्सीन की बात आई है तो आज तक ये सिद्ध नहीं हो पाया कि वैक्सीन्स कितनी गुणवत्तापूर्ण है। और 2 टीमें मिलके, यानी कि 2 बड़ी बड़ी कंपनियां, भारत बायोटेक वगैरह को आप देख लें तो आपस में ही लड़ रही हैं। ये जो शुरू में ट्रायल वर्जन था वैक्सीन का, तो उस वैक्सीन में क्या हुआ, उस वैक्सीन में 2 महिलाओं की मौत भी हो गई। जी न्यूज़ ने ये क्लेम किया कि भारत की पहली महिला पत्रकार ने वैक्सीन लगाया। वैक्सीन लगाने के बाद उस महिला पत्रकार की तबीयत बिगड़ गई। उसके ऊपर क्या सरकार को और चैनल को संज्ञान लेना चाहिए कि नहीं? तो तमाम मुद्दे हैं। फिलहाल ये हमारा मुद्दा था कि तेलंगाना में 1 तारीख से जो स्कूलें खुल रहे हैं उनको लेकर के क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं स्कूल्स की तरफ से, कॉलेज की तरफ से? स्कूल की तरफ से, कॉलेज की तरफ से सरकार ने दिशा निर्देश दिए हैं उनके क्योंकि यहाँ पर कुछ अलग अलग प्रकार के स्कूल्स कॉलेजेस होते हैं। जैसे डिग्री कॉलेज में जब आएंगे या जूनियर कॉलेज में आएंगे या स्कूल में आएंगे तो कुछ रेसिडेंशियल स्कूल्स है जो SC ST BC इन के द्वारा, विभागों के द्वारा चलाए जाते हैं। तो सरकार ने कल मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है संबंध मंत्रियों को और अधिकारियों को कि वो जाए और 25 तारीख तक पूरी तरह से ये तैयारी करें कि हर तरह से सुरक्षा के नियमों का पालन करते हुए स्कूल या कॉलेज को खोला जाए। उनको रिपोर्ट देनी पड़ेगी 25 तारीख को
कि क्या काम किया गया, किस प्रकार से कारगर उपाय किए जा रहे हैं जिसकी वजह से वो अच्छी तरह से स्कूल में किसी प्रकार की असुरक्षा का भाव ना हो जनता में, इस बात का ध्यान रखने के दिशा निर्देश कल मुख्यमंत्री ने दिए हैं। और दिशा निर्देशों का पालन 2 दिन के बाद सब आपको भी पता चल जाएगा। तो मतलब 25 तारीख तक ये 25 तारीख तक पूरी तैयारी होनी, इसीलिए उनका एक ये बहुत ही सूझबूझ वाला निर्णय रहा कि उन्होंने 18, सभी लोग ये मानते थे, पेपर्स में भी आया, समाचार पत्रों में आया कि हो सकता है कि 18 तारीख से स्कूल कॉलेज खुल जाए, मगर उन्होंने एक सूझबूझ वाला निर्णय लिया और कहा कि नहीं, पहले हमको तैयारी करनी पड़ेगी। बिल्कुल। तो क्या है, साहसिक और सूझबूझ वाला निर्णय नहीं है? बिल्कुल, सरकार का और तेलंगाना गवर्नमेंट का साहसिकपूर्ण फैसला रहा ये। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मेरा नाम अनिल शारदा है, आप नवभारत समाचार देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।